नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शुरुआत कर रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट से आई आज की बड़ी खबर के साथ, जिसका फैसला महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। जिस तरह से मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने 100 करोड़ की उगाही का आरोप लगाया था अनिल देशमुख पर, उसके बाद से उनकी कुर्सी जो डगमगा रही थी आखिरकार आज चली गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जैसे ही सीबीआई जांच के आदेश दिए, इसके बाद अनिल देशमुख को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को आखिरकार इस्तीफा देना ही पड़ा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उनको भरसक बचाया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद वो समझ गए कि अब अनिल देशमुख को विदा करना होगा। पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोप पर मुंबई हाईकोर्ट ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के सीबीआई द्वारा आदेश देने का काम किया है। ये आदेश आने के बाद गृह मंत्री स्वयं अनिल देशमुख जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब से जाके मिले। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चलते हुए मैं अपने पद पे नहीं रहना चाहता, जिसको लेके पार्टी ने निर्णय लिया कि वे मुख्यमंत्री से जाकर अपना इस्तीफे के बारे में इस्तीफा दें। गृह मंत्री बनने के बाद से हर छोटी बड़ी बात पर बयान जारी करने वाले गृह मंत्री अनिल देशमुख ने परमवीर सिंह के आरोप के बाद ही चुप्पी साध ली है। इस्तीफे के बाद भी देशमुख ने मीडिया से बात नहीं की। इस बीच विपक्षी दल बीजेपी ने अनिल देशमुख के बहाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर दबाव बढ़ा दिया है। उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण ये इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन जहां एक और ये इस्तीफा हुआ है, वही मैं दूसरी ओर सवाल पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री मौन क्यों है। पिछला स्टेटमेंट जो मुख्यमंत्री जी का मुझे याद आता है, तो वाजे कोई लादेन थोड़ी है। इस प्रकार से वाजे का समर्थन या उसका बचाव मुख्यमंत्री जी ने किया था। तब से लेकर आज तक ऑफिशियली एक भी बात मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर नहीं की। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मुकेश अंबानी के घर के पास मिली संदिग्ध स्कॉर्पियो कार मुंबई पुलिस ही नहीं, महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए मुसीबत बन जाएगी। एपीआई सचिन वजह को शह देने के आरोप में मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह की कुर्सी गई, तो उन्होंने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सचिन वजह के जरिए महीने में 100 करोड़ रुपए वसूली का आरोप लगा दिया और बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी देकर सीबीआई जांच की मांग कर डाली। हालांकि हाईकोर्ट में अर्जी जयश्री पाटिल की काम आई, जिन्होंने मलाबार हिल पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। अगर अनिल देशमुख मराठा पावरफुल लीडर है, फिर भी कोर्ट पीछे इसका मैं स्वागत करती हूँ कि कोर्ट ने अनिल देशमुख के और शरद पवार के अंडर प्रेशर न आते हुए कोर्ट ने बताया है कि विद इन 15 डेज जो है इंक्वायरी सीबीआई के डायरेक्टर के थ्रू करनी चाहिए और उन्होंने मुझे बुलाना चाहिए और कॉग्निजेबल ऑफेंस आता है तो उसमें एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए। अदालत के आदेश के मुताबिक सीबीआई को 15 दिन के भीतर जांच कर यह फैसला लेना है कि मामले में एफआईआर बनती है या नहीं। जांच के आदेश भर से गृह मंत्री की कुर्सी चली गई। अब जांच की आंच कहां तक जाएगी, ये बड़ा सवाल है। सोहित मिश्रा और कैमरामैन अशोक महाडे के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, उसको देखते हुए आज रात से 30 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू महाराष्ट्र भर में लग चुका है। रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ये चलेगा। मैं इस वक्त एक सील्ड बिल्डिंग में हूं। 30 एक्टिव केसेस यहां पर हैं और लगातार इसके पास की सड़क से रात 8 बजे के बाद से ही लाउडस्पीकर के जरिए पुलिस भी अनाउंस कर रही है, लोगों को मना कर रही है कि वो इकट्ठा नहीं हो। दुकानें बंद कराई जा रही हैं। रात भर में लाउडस्पीकर की आवाज पुलिस द्वारा सामने आ रही है। तो आज पहला दिन है नाइट कर्फ्यू का। मुंबई की तस्वीर कैसी है, गिरगांव चौपाटी से हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। फिलहाल मैं मौजूद हूँ मुंबई के गिरगांव इलाके में। मेरे बाईं तरफ ये जो आप देख रहे हैं, ये प्रसिद्ध गिरगांव चौपाटी है और अगर आप जहाँ पर भी आप देखेंगे आपको नजर जाएगी, आपको दिखाई देगा कि पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। हर रोज़ इस समय यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन अगर आज की बात करें तो ऐसा आपको देखने नहीं मिलेगा। दाहिनी तरफ यहाँ पर कई सारे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। 8 बजे से पहले सभी शुरू थे, कई सारे लाइट्स जल रहे थे। आज से क्योंकि अभी रात से कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, कल से इन होटल्स में केवल पार्सल की सुविधा उपलब्ध रहेगी। कल से वर्क फ्रॉम होम का भी ऐलान किया गया है। इसके साथ ही जो लोग नियम तोड़ेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात प्रशासन की ओर से की गई है। दिन भर की अगर बात करें तो सुबह से धारा
144 लागू रहेगा। 5 या उससे ज़्यादा लोगों को साथ में घूमने पर कार्रवाई की जाएगी। बिना वजह अगर रात को आप बाहर निकलते हैं, अत्यावश्यक सेवाओं से आप जुड़े नहीं हैं, तब भी आप पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कई सारे कदम राज्य सरकार की ओर से उठाए गए हैं और उसका जो असर है आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो आपने गिरगांव चौपाटी से ये रिपोर्ट देखी। अब आइए आपको मरीन ड्राइव लिए चलते हैं और दिखाते हैं नाइट कर्फ्यू की पहली रात का नजारा यहाँ पर कैसा है। सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मरीन ड्राइव के अगर आप ट्रैफिक देखें तो काफ़ी कम है। जो नॉर्मल दिन पे रहते हैं जितना ट्रैफिक उससे कंपेयर करें तो काफ़ी कम है। ट्रैफिक ज़रूर है, लेकिन ये वो सर्विसेज है जिन्हें परमिशन दिया गया है और कुछ लोग जो शायद थोड़े लेट निकले हैं ऑफिस से। लेकिन मरीन ड्राइव का अगर आप प्रोमेनाड देखें वो पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है। ट्रेन्स भी काफ़ी खाली है क्योंकि जो ट्रैफिक है वो 7 बजे से पहले निकल जा रहा है। और हम इस वक्त मरीन ड्राइव के जो फ्लाईओवर है वहाँ पे है और ट्रैफिक के हिसाब से अगर हम दूसरे दिनों से नॉर्मल दिन से कंपेयर करें तो आज ट्रैफिक रास्ते में काफ़ी कम है। शायद सरकार को यही उम्मीद थी क्योंकि भीड़ कम करने के लिए जो उपाय है वो है लॉकडाउन सरकार की तरफ से। और अगर मुंबई में कोविड रोकना है, अगर महाराष्ट्र में कोविड रोकना है तो शायद बहुत लोग कहते हैं ये ज़रूरी है और ये सिर्फ 2 हफ्ते की बात है अब तक। तो काफ़ी रेयर है कि मरीन ड्राइव शाम को 8 बजे इतना खाली रहे। कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ मुंबई से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। रफ्तार से फैलते कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कर्नाटक सरकार तेजी से फैसले ले रही है और उतनी ही तेजी से उन्हें बदल भी रही है। कुछ दिनों पहले सरकार ने फैसला किया था कि 1 अप्रैल से बेंगलुरु आने वालों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। 2 से 3 दिन पहले जिम और सिनेमा हॉल को लेकर भी पाबंदियों का ऐलान हुआ, लेकिन उसमें भी काफी बदलाव किए गए। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक स्विमिंग पूल एसोसिएशन नाराज है इस बात से कि जिम वालों के दबाव में आधी क्षमता पर जिम खोल दिए गए। सिनेमा घरों को भी राहत मिली, लेकिन स्विमिंग पूल पर ऐसे में रोक क्यों? कोरोना पानी से नहीं फैलता। अगर ऐसा होता है तो पानी के पीने से भी फैलता और हम क्लोरीन वाला पानी इस्तेमाल करते हैं जो सैनिटाइज होता है। साथ ही साथ 15 अक्टूबर से जब पूल खोले गए तब से अब तक कर्नाटक के किसी भी पूल से कोई भी संक्रमण का मामला सामने नहीं आया। कोरोना से लड़ने को लेकर सरकार की दिशा साफ नहीं दिख रही। 1 अप्रैल से बेंगलुरु आने पर RT-PCR टेस्ट अनिवार्य किया गया, लेकिन सरकार ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं निकाला। दिसंबर में मुख्यमंत्री येडियुरप्पा ने कहा था कि नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा, लेकिन अगले दिन कहा कि लगेगा और फिर सरकार ने कर्फ्यू न लगाने का फैसला किया। सरकार दुविधा में है और दबाव में भी, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। जल्द ही हम इस पर कड़े फैसले लेंगे। We need to take certain decisions. I hope we will take certain strict measures at the earliest. यहाँ जितनी तेजी से फैसले लिए जाते हैं उतनी ही तेजी से उन्हें बदला भी जाता है। अधिकारियों को पता नहीं होता कि किस फैसले को लागू करना है और किसे नहीं। जैसे फैसलों और यू टर्न्स के बीच आगे निकलने का मुकाबला चल रहा हो। ऐसे में सवाल 78 साल के बुजुर्ग मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा के काम करने के तौर तरीकों पर अब उठने लगे हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और पंचायत चुनाव में प्रचार करती हुई नजर आई फेमिना मिस इंडिया रनर अप। पूरी खबर ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और अब खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पंचायत चुनाव के लिए जौनपुर में फेमिना मिस इंडिया रनर अप दीक्षा सिंह भी उतर पड़ी हैं। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। दीक्षा बिल्कुल वैसी ही रिप्ड जीन्स पहन के प्रचार कर रही हैं जिसे तीरथ सिंह रावत कतई पसंद नहीं करते। अप्रैल की चमकीली धूप में आंखों पे सनग्लासेस हैं और हाथों को सनबर्न से बचाने के लिए लॉन्ग ग्लव्स। उन्होंने यहाँ के चित्तौड़ी गांव से 3रे दर्जे तक पढ़ा था, फिर उनका परिवार गोवा शिफ्ट हो गया जहां उनके पिता का बड़ा बिजनेस है। वो कहती हैं कि इलाके के विकास के लिए उन्होंने चुनाव का ये रास्ता चुना है।
अगर आपको बदलाव लाना है तो सबसे पहले अपना बदलाव आपको अपने घर से लाना पड़ता है, और अगर मैं अपने गांव, अपने घर में बदलाव नहीं ला सकती तो देश में बदलाव कहां से लाऊं? दीक्षा 2015 में फेमिना मिस इंडिया रनर अप चुनी गई थीं और मिस बॉडी ब्यूटीफुल राउंड की विनर थीं। उन्होंने तमाम बड़े ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की है। उन्होंने नेहा कक्कड़ के म्यूजिक एल्बम में और कई वेब सीरीज में काम किया है। वो कहती हैं कि उनकी किस्मत उन्हें वहां से यहाँ लाई है। मैं गो विद द फ्लो सिस्टम में विश्वास रखती हूँ, जो कभी कभी किस्मत आपको एक तरह ले जाती है और आपको शायद सिर्फ अपना रास्ता देखना होता है, उसे बार बार सवाल नहीं करना होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और मैं सिर्फ अपनी तकदीर का पीछा कर रही हूँ। दीक्षा इस गांव से भले हों, लेकिन अब वो एक दूसरी दुनिया की बाशिंदा हैं। वो गांव-गांव खेत खलिहान की खाक छान रही हैं, किसी को गले लगाती हैं तो किसी के पांव छूती हैं। छोटे बड़े हर किसी के आगे हाथ जोड़ती हैं, लेकिन अपने प्रचार में वो खुद कुछ नहीं बोलती। उनके साथ चल रही महिलाएं उनके लिए वोट मांगती हैं। मैं इसी गांव से हूँ, छोटे से घर से। अगर यही दूध निकालती थी, यही खेतों में खेलती थी, और जब यहाँ से बाहर निकली तो महिला के अंदर इतनी क्षमता तो होती है कि वो मेहनत करे और फिर वापस आ जाए। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में रिजर्वेशन की वजह से बड़ी तादाद में महिलाएं तो चुनाव लड़ती हैं, लेकिन असलियत में उनका काम उनके पति करते हैं ज्यादातर, जिन्हें प्रधानपति कहा जाता है। लेकिन अगर इस तरह की महिलाएं चुनाव में आएंगी तो यूपी की ग्रामीण राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जौनपुर में राजेश श्रीवास्तव के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।